नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्ट्री राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के पवन सीरीज के अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन सारे के सारे इसी वीडियो में कराऊंगा और इसमें से निश्चित रूप से आप लोगों का 6 से 7 नंबर का जो है जरूर से जरूर फंसेगा। इसलिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे वह क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, 11 है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर देखिए 2 आगे नहीं दिया हुआ है, 2 भी जो है अभाज्य संख्या होती है। यानी कि अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य संख्याएं क्या है। भाज्य संख्याएं क्या है? तो देखिए ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्या या संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं लिखी हुई है। जो परिभाषा हम बता रहे हैं वो परिभाषा आप लोग याद करिए। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, लेकिन 2 जो होती है वो भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सीरीज में काफी क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से देख करके पढ़ना, नहीं तो गलत याद करके जाओगे तो आंसर जो है वहां पर यानी कि जो क्वेश्चन करके आओगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। यानी कि भाज्य संख्या 4 से शुरू होती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और फिर आगे जो है 10 है, फिर 12 है। इस तरीके से ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समापवर्त क्या है। समापवर्त क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ क्या है। तो देखिए जोड़ क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। देखिए परिभाषाएं जो भी यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं परिभाषाएं आप लोग रट लेना, क्योंकि कभी कभी परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं और जो है कभी कभी क्वेश्चन ही आ जाते हैं और जो है परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, ये भी होता है। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमको फिर शब्द नहीं मिलते हैं। यानी कि आप ये तो जानते हो कि जोड़ होता क्या है, लेकिन यही जब परिभाषा पूछ ली जाती है तब आपको समझ में नहीं आता है कि हम इसमें क्या लिखें। तो देखिए जोड़ क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसीलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। पुनः एक बार पढ़ लीजिए, किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? योगफल वही संख्या हो जाती है। इसीलिए शून्य को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणन संक्रिया का समवरक प्रगुण क्या है? गुणन संक्रिया का समवरक प्रगुण क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन संक्रिया का समवरक प्रगुण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग की संक्रिया को समझाइए। भाग की संक्रिया को समझाइए। तो देखिए भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और 20 को जो है 4 से भाग करेंगे तब 5 आएगा। तो इस प्रकार से भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया का विलोम होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो देखिए, अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? तो देखिए, एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए, जोड़ का तत्समक अवयव और गुणन का तत्समक अवयव दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जोड़ का तत्समक अवयव क्या होगा? 0 होगा, और गुणन का तत्समक अवयव क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए, तत्समक अवयव का मतलब क्या है कि जो है, जैसे गुणा में है तो गुणा में अगर किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो यानी कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आए, तो यानी कि 1 क्या हो जाएगा? गुणन का तत्समक अवयव हो जाएगा। और योग का तत्समक अवयव क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ेंगे तब भी स्वयं वही संख्या आएगी। तो इसलिए जोड़ का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और गुणन का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहचर्य परगुण क्या है? साहचर्य परगुण क्या है? तो देखिए, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई असर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य परगुण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या है? गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको गिनने में प्रयुक्त करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो देखिए, जब ये 1 से शुरू होती है यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि ये 1 से शुरू होकर के अनंत तक होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांक क्या है? तो देखिए, पूर्णांक की परिभाषा भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि इससे पहले फिर आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए, 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं प्लस की तरफ, 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि देखिए, यहां से शुरू होकर के 0 से, यहां देखिए 0 से शुरू होकर के और जितनी भी इधर की संख्याएं हैं ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इधर की संख्याएं क्या है? ये जब जो है पूर्ण संख्याओं में इन माइनस वाली संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और देखिए, 0 इसमें एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 0 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 दिए रहते हैं। तो देखिए, 0 जो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? उदासीन है। तो यहाँ पर ये भी आप लोग समझ लेना। फिर देखिए नीचे क्वेश्चन है, धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये सभी क्या होती हैं? ये सभी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और फिर जो है नीचे देखिए क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो देखिए, ऋण पूर्णांक यानी कि जो ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? जो है ऋण पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, -1 -2 -3 इस तरीके से अनंत तक संख्याएं सब क्या है? जो है माइनस की तरफ, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो है हर दोनों का बराबर है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखिए अंश में अंश जुड़ जाएगा और बटे में हर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P+R हो गया है और बटे में Q हो गया है। यही क्या हो जाएगा? इनका योगफल हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवरक नियम क्या है? संवरक नियम
क्या है? तो देखिए संवरक नियम क्या है? दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 में 15 को जोड़ा गया तो 35 आया है, यानी कि धन पूर्णांकों को जोड़ा गया है तो एक धन पूर्णांक ही आया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम क्या है? तो देखिए यदि तीन पूर्णांकों जैसे 3 और 5 के योग में 8 को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होता है जो 5 और 8 के योग में 3 को जोड़ने पर होगा। ये क्या है? यह साहचर्य नियम है। यानी कि पहले जो है शुरुआत की दो संख्याओं का जोड़ा बना करके और उनको जोड़ करके फिर तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, और यहाँ पर देखिए पहली संख्या को छोड़ देंगे और जो है दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ा बना करके जोड़ करके तब तीसरी जो है पहली संख्या जोड़ेंगे। दोनों कंडीशन में जो है योग क्या आएगा? बराबर ही आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? साहचर्य नियम कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 3 और 4 का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। तो देखिए इसमें प्रथम पद 5 हो जाएगा और द्वितीय पद 3 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात किसे कहते हैं? तो देखिए दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए देखिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुपात में कितने पद होते हैं? समानुपात में कितने पद होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 4। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपात के भेद बताइए। समानुपात के भेद बताइए। तो देखिए सरल अनुपात, मिश्र अनुपात, ये है समानुपात के भेद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो देखिए ऊपर भी मिश्र अनुपात बताया गया है, यहाँ पर देखिए दूसरी तरीके से इसकी परिभाषा दी हुई है। देखिए जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो तो मिश्र अनुपात कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर x हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। देखिए x यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन x जरूरी नहीं है, यानी कि एक चर होना चाहिए, चाहे x हो चाहे y हो या चाहे जो हो, तो एक चर होना चाहिए। तो क्या कहलाता है? वो सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है 3x² + 2x - 6 = 0। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? तो देखिए ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे देखिए दो व्यंजक यहाँ पर दिए हुए हैं, एक में x दिया हुआ और एक में y दिया है, तो ये दोनों व्यंजक क्या है? ये विजातीय व्यंजक हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण क्या है? तो देखिए एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर की किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। यानी कि जो है ऐसा समीकरण होना चाहिए या ऐसा बीजीय कह लीजिए कि ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें समता सूचक का मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और उसमें से जो मान निकलता है यानी कि जो चर का मान निकलता है उस मान को जो है समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष जो होते हैं वो संतुष्ट होने चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। और देखिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं, उसमें से जो मान निकलता है उस मान को रखने पर, यानी कि जो चर का मान निकलता है उस चर के मान को रखने पर जो है दोनों पक्षों के मान बराबर आने चाहिए। और सर्वसमिका क्या होती है? तो देखिए सर्वसमिका जो होती है उसके दोनों पक्ष जो होते
होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा दी हुई है, चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो सर्वसमिका संबंध कहलाता है। यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है 3x+5 और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2x-2+5। देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 5x-2x+5 होना चाहिए। तो देखिए 5x में से 2x घट जाएगा तो 3x+5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों बराबर हो जाएंगे और जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से ये बराबर नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो दी हुई है उदाहरण में ये सर्वसमिका नहीं है। यहाँ पर 2x होना चाहिए, इस जगह पर 2x होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगी, सर्वसमिका हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, AB प्लस AC प्लस AD के गुणनखंड कीजिए। AB प्लस AC प्लस AD के गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणनखंड करना है यहाँ पर और तीनों में यहाँ पर देखिए तीनों पदों में A आ रहा तो यहाँ से तीनों में जो है A कॉमन ले लेंगे और फिर पहले पद में B और दूसरे पद में C और तीसरे पद में D बच जाएगा तो इनको प्लस लगा करके लिख लेंगे तो यही इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² माइनस 64 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 9x² है और यहाँ पर 64 है तो यहाँ पर देखिए 9x² को 3x का होल स्क्वायर बना लेंगे और फिर 64 को 8 का स्क्वायर बना लेंगे। फिर यहाँ से देखिए x² माइनस y² जो है a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है। तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ 3x माइनस 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाह्य सीमाओं के भीतर घिरा रहता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाह्य सीमाओं के भीतर घिरा रहता है। बाह्य सीमाओं का मतलब जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में देखिए ये जो भुजाएं होती हैं ये क्या है, ये बाह्य सीमाएं हैं और बाह्य सीमाओं से जो भाग घिरा रहता है उस घिरे भाग को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए कौन सा भाग घिरा है, ये भाग जो अंदर वाला भाग है ये सब पूरा क्या है, बाह्य सीमाओं से घिरा हुआ है तो इसी को क्या कहते हैं, जो है उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। तो देखिए क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, यानी कि जिसमें भी जो है क्षेत्रफल दिया हुआ, जैसे मीटर में दिया हुआ है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में जो है माप दी हुई है तो हम जो है क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, यानी कि वर्ग लगाना जरूरी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई और आधार दिया हुआ है। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए 1/2 और जो है आधार दिया हुआ है 32 और ऊंचाई दी हुई है 12। तो यहाँ पर आधार की जगह पर 32 और ऊंचाई की जगह पर 12 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 से जो है इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा और फिर 12 और 16 का गुणा कर लेंगे तो इस प्रकार से 192 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहाँ पर सीधे से फार्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखिए इस क्वेश्चन को जो है कल के वीडियो में बताया भी गया है और यहाँ पर पुनः आप लोग देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए 1/2 और विकर्ण देखिए क्या दिए हुए हैं, 26 एक दिया हुआ है और दूसरा जो है 12 दिया हुआ है तो गुणे में 26 और 12 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 13 दूना 26 होता है तो 13 आ जाएगा और फिर 13 और 12 का गुणा कर लेंगे। तो 13 और 12 का जब गुणा करेंगे तो 156 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। कोर का मतलब देखिए जैसे मान लीजिए ये एक घन है
और इस घन की जो है एक कोर दी हुई है, यानी कि एक कोर का मतलब कोई भी एक लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी दे दिया जाए तो देखिए घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। तो एक कोर का मतलब चाहे ये दे दिया जाए, चाहे ये दे दिया जाए, चाहे ये दे दिया जाए, कोई भी एक भुजा दे दी जाए तो उसी को क्या कहते हैं, घन की कोर कहते हैं। तो एक कोर 14 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए जो है घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि जो है घन की एक भुजा ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब ए की जगह पर देखिए एक कोर की वैल्यू दी हुई है 14, तो ए की जगह पर 14 रख देंगे तो 14 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 का क्यूब करेंगे यानी 14 गुणे 14 गुणे 14 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2744 घन सेंटीमीटर आंसर इसका आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आयत एक चार भुजाओं की आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत एक चार भुजाओं की आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी कि आयत इस तरीके का होता है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए इसकी आमने सामने की भुजाएं इस तरीके से बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा जो होती है इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर होती है और इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। ये होती है आयत की परिभाषा। और फिर आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, सारी लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और जो है यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर दीजिए तो आयत का परिमाप निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वर्ग कैसे बनेगा। तो देखिए वर्ग इस तरीके का बनेगा, आयत और वर्ग में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए जो आयत होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, उसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और देखिए आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है, और जो वर्ग होता है इसका भी प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है वर्ग की परिभाषा देख लेते हैं और फिर वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप का फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और फिर वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा मान लीजिए ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी कि देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं की माप। तो देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए चाहे आप भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा यानी 4 बार चाहे जोड़ लीजिए और चाहे एक भुजा का 4 से गुणा कर दीजिए, बात वही है। तो यहाँ पर 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए भुजा ए है तो यहाँ पर 4a भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप का फार्मूला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या है। अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, देखिए संख्याएं आगे पीछे सब दी हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए छोटी और बड़ी संख्याएं साथ में दी हुई हैं तो एक क्रम से नहीं दी हुई होती हैं, कोई छोटी संख्या पहले लिखी हुई, बड़ी संख्या बाद में लिखी हुई, कहीं बड़ी संख्या पहले लिखी हुई, छोटी संख्या बाद में लिखी हुई। तो इस प्रकार से ये जो आंकड़े होते हैं ये क्या होते हैं, अवर्गीकृत
अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे आंकड़ों को जब हम सवाल लगाने बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं और आरोही क्रम में लिखने के बाद ही हम कोई डिसीजन जो है कर पाते हैं। यानी कि अगर हमको कुछ क्वेश्चन को कुछ हल करना है, कोई चीज निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में उनको लिखेंगे, तभी उसमें कुछ कर पाएंगे। यानी कि आंकड़ों को हम देख करके तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, तो इन आंकड़ों को क्या कहते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े कहते हैं। फिर देखिए जो है अव्यवस्थित आंकड़े या कह लीजिए अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। तो देखिए वह समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। वह समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप के देख लीजिए, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, यानी कि इस प्रकार से जो है इनको विभक्त कर लिया जाता है और इनके अंतर्गत जो भी आंकड़े आते हैं उनके सामने लिख दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारंबारता क्या है। बारंबारता क्या है, तो देखिए दिए गए आंकड़ों में आने वाली प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। जैसे मान लीजिए आंकड़े दिए हुए हैं, बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, उसमें मान लीजिए 5 5 5 इस तरीके से जो है 6 बार मान लीजिए आया है, तो 6 बार आया है, तो देखिए इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, इसकी बारंबारता 6 हो जाएगी। यानी कि 5 जो है वो कितनी बार आया है, 6 बार आया है। लेकिन कहा जाए बहुलक क्या होगा, देखिए बारंबारता और बहुलक में अंतर है। यहाँ पर देखिए बारंबारता का मतलब देखिए जैसे बारंबारता यानी कि बार बार शब्द आ रहा है, तो कितनी बार आया है। बार शब्द से आप लोग अर्थ लगा लीजिए कि बार का मतलब क्या है, कितनी बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार आया है, तो 6 बार आया है, वो आपको लिखना है। यानी कि यहाँ पर बारंबारता 6 होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि बहुलक क्या होगा, तो देखिए बहुलक यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि 6 होगा, क्योंकि यहाँ ये 6 बार आया है तो इसकी बारंबारता 6 हुई। लेकिन बहुलक क्या है, बहुलक जो है वो 5 है। यानी कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। अगर 5 सबसे ज्यादा बार आया है तो 5 लिखिए, या कोई और अंक ज्यादा बार आया है तो उसको लिखिए। जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे बहुलक जो है शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो देखिए बहुलक यानी कि बहु मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो वो क्या होता है, बहुलक होता है। और बारंबार का मतलब क्या होता है कि कितनी बार आया है, वो बारंबारता होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांग समता की अवधारणा स्पष्ट करें। सर्वांग समता की अवधारणा स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को यदि किसी धरातल पर रखा जाए और वह एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो उन्हें एक दूसरे की सर्वांगसम कहा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं यहाँ पर दी हुई हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको सर्वांगसम कहेंगे। क्योंकि देखिए इस रेखा को अगर इस पर रखा जाए तो जो है ये रेखा इस रेखा को पूरा पूरा ढक लेगी, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। और समरूप का मतलब देखिए यहीं पर समझ लीजिए, समरूप क्या होता है, समरूप यानी कि एक रूप जैसे। सम मतलब क्या, समान, और रूप का मतलब जो है रूप, यानी कि समान रूप के जो भी वस्तुएं होंगी वह क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन सर्वांग समता में ऐसा नहीं होता है। सर्वांग समता में क्या होता है कि सर्वांग समता में जो है कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, तो पहली वाली वस्तु पर अगर दूसरी वाली वस्तु रखी जाए तो वो पूरी पूरी ढक लेनी चाहिए, तब उसे सर्वांगसम कहेंगे। यानी कि मान लीजिए त्रिभुज की बात की जाए तो जैसे ये एक त्रिभुज है, अब इसके सर्वांगसम दूसरा त्रिभुज अगर लेंगे तो उसको भी इसके ऊपर अगर रखें तो पूरा पूरा इस तरीके से ढक लेना चाहिए। लेकिन समरूप में क्या होता है, समरूप में मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और इसी के जैसा मान लीजिए एक ये छोटा सा त्रिभुज बना है, तो ये भी क्या होगा, ये भी समरूप त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से सर्वांग समता और समरूपता में अंतर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जिन दो आकृतियों का आकार एक माप, देखिए जिन दो आकृतियों का आकार एक माप समान हो, जिन्हें एक विशेष प्रकार की आकृति से पहचाना जा सके, तो उन्हें सर्वांगसम आकृति कहते हैं। फिर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जब दो सर्वांगसम आकृति होती हैं जिनकी माप व आकार समान होता है परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो दो वस्तु के इस प्रकार के तुलना करने को अध्यारोपण विधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ स्थिति जो है वो जो है दूसरी होनी चाहिए, यानी कि दोनों देखने में उनकी स्थिति अलग होनी चाहिए, लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से ढक लें, तब इसको क्या कहते हैं? अध्यारोपण विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, देख लीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है और दूसरा त्रिभुज देखिए इस तरीके से बना हुआ है, तो देखिए इस तरीके से बना हुआ, तो दोनों देखने में देखिए अलग है। ये देखिए इधर को बना हुआ है और ये इधर को बना हुआ है। यहाँ पर देखिए लंब भुजा इधर है और इसमें लंब भुजा इधर है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब इन जो है इसको इसके ऊपर रखा जाए पलट करके, तो देखिए मान लीजिए जैसे कागज पे दोनों चित्र बने हुए हैं, तो अगर कागज यहाँ से बीच से इस तरीके से मोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे? अध्यारोपण विधि कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से क्या तात्पर्य है? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले तो इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की क्या शर्तें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए पहली शर्त है कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता का नियम, यानी कि कोण भुजा कोण का मतलब क्या है कि मान लीजिए दो त्रिभुज हैं तो जो है दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। फिर देखिए दूसरी कंडीशन है भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता का नियम, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। फिर देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? भुजा 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 सर्वांग क्षमता का नियम। तो देखिए तीनों भुजाएं, यानी कि दो त्रिभुज हो तो तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पुनः एक बार देख लेते हैं कि देखिए पहली कंडीशन क्या है कि दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये होती हैं त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की शर्तें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। तो देखिए गुणा का साहचर्य नियम देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए 6, 9, 11 को लिया गया है तो पहले यहाँ पर देखिए 6 और 9 का गुणा किया गया है, उसके बाद फिर 11 को 12 जो है बाहर रखा गया है और फिर ये जो है इनका गुणा देखिए क्या हो गया 6 9 54 और फिर गुणे 11 किया गया तो 594 आ गया है। फिर यहाँ पर 6 को 12 जो है बाहर रखा गया है और लास्ट वाली दो संख्याओं को जो है ब्रैकेट के अंदर रखा गया, तो 6 को यहाँ पर देखिए बाहर है, फिर गैर 9 99 होता है और फिर 99 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 594 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों कंडीशन में जो है यहाँ पर इनका गुणनफल बराबर आ रहा है। तो यही क्या है? साहचर्य नियम की पुष्टि है। तो अतः गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि हो रही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय समीकरण क्या है? रेखीय समीकरण क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7 और यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बराबर 5, ये क्या है? ये रेखीय समीकरण है। फिर देखिए इसमें समानता सूचक चिन्ह बराबर का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह जरूर होना चाहिए तभी इसको समीकरण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें समानता सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
x प्लस 1 बराबर 2 को हल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस 1 बराबर 2 को हल कीजिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए x प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 7 का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए x माइनस 4 गुणे एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x का गुणा करेंगे। देखिए x में x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा 7 में करेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर x का गुणा माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। फिर माइनस 4 का 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 यानी माइनस का 28 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और जो है 7x में से 4x घट जाएगा तो 3x बचेगा और फिर माइनस का 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका क्या है तो देखिए ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है क्या कहलाता है, सर्वसमीका कहलाता है। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी मान आप जो है LHS और RHS में रखोगे तो सभी प्रकार से आपका जो है कहने का मतलब मान बराबर आएगा। यानी कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। यानी कि चाहे जो मान रखे दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही आने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2 सर्वसमीका है अथवा नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कि सर्वसमीका है या समीकरण, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सर्वसमीका और समीकरण में अंतर आप इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए समीकरण में दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं लेकिन सर्वसमीका में दोनों पक्ष बराबर होते हैं। लेकिन आपको जो है जरूरी नहीं कि आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे कि जो है बराबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए देखने पर जो है हमको बराबर दोनों पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 को अंदर अगर भेजोगे यानी कि 2 का यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2x और प्लस 2 यानी कि x से गुणा होगा 2 का तो 2x हो जाएगा और 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2 आ गया है और यहाँ पर इधर भी 2x प्लस 2 लिखा हुआ है तो दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब क्या है, सर्वसमीका है। तो इस प्रकार से सर्वसमीका और समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अगर समीकरण यहाँ पर होता तो दोनों पक्ष बराबर ना आते, एक पक्ष का मान कुछ और आता और दूसरे पक्ष का मान कुछ और आता। देखिए इस टाइप से भी ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पर दूसरी विधि दी हुई है कि आप 1 2 3 इस तरीके से मान रख करके भी देख सकते हैं। अगर सर्वसमीका होगा तो चाहे जो मान आप रखो दोनों पक्ष बराबर आएंगे और समीकरण में ऐसा नहीं होगा। कोई मान तो रखने पर हो सकता है कि आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाए लेकिन कोई मान आप रखोगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। यानी कि सर्वसमीका में जो मान चर का आता है वही मान रखने पर दोनों पक्ष संतुष्ट हो सकते हैं। अगर कोई अपनी तरफ से कोई मान रखोगे तो दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होंगे, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। और यहाँ पर देखिए x का मान 1 अपनी तरफ से रखा गया है तो यहाँ पर देखिए 4 बराबर 4 आ गया है। और जो है यहाँ पर x बराबर 2 अपनी तरफ से रखा गया तब भी यहाँ 6 बराबर 6 आ गया है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये सर्वसमीका है। अतः प्रत्येक दशा में दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, अतः सर्वसमीका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कल हल करवाया गया था। सर्वसमीका का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 51 को 2 अंकों में तोड़ लेंगे, 50 प्लस जो है 1 कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। मैंने बताया था कि 51 का स्क्वायर जैसे है आपको लगाना है तो यहाँ पर 51 गुणे 51 से नहीं हल करना है। इस तरीके से हल करोगे तो आपका उत्तर तो यही आएगा लेकिन आपको मार्क नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे सर्वसमीका का प्रयोग करके कहा गया है तो आपको निश्चित रूप से इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया गया है। अब यहाँ पर 50 का स्क्वायर क्या होगा हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 यानी कि 2500 हो जाएगा। और फिर देखिए 50 गुणे 2 यानी कि 100 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2601 आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, तो देखिए एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब बराबर दिया हुआ है एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स वाई कॉमन ले लिया गया, क्योंकि दोनों में देखिए एक्स वाई कॉमन मिल रहा है तो एक्स वाई कॉमन हो गया है। अब यहाँ से देखिए जो है एक्स वाई कॉमन लिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया जाएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई बाहर है ब्रैकेट के। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को लगवाया गया है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या हम x मान लेंगे, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने पंक्ति में पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है x मान लेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जो है 2025 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2025 हो जाएगा। और फिर जब 2025 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 ही आंसर हमारा आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लगवाया गया है। यहाँ पर देखिए आयत की चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए 2015 के पेपर में इसको सॉल्व कराया गया है। जिन लोगों को इस क्वेश्चन को लगाने में कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर सॉल्यूशन आप लोग 2015 के प्रीवियस पेपर में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हल नहीं करवाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, और स्क्रीन पर हल करवाने में थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए हल नहीं किया जा रहा है। अगर जिनको देखने की आवश्यकता है तो 2015 के प्रीवियस ईयर के पेपर में आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि बालकों की संख्या ज्यादा है और बालिकाओं की संख्या कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बालकों की संख्या कितनी अधिक है ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या को घटा देंगे, तो वही काम यहाँ पर किया गया है। तो देखिए बालकों की संख्या जो थी वो यहाँ पर उतार लिए हैं, फिर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, बालिकाओं की संख्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर बालिकाओं की संख्या लिख दी गई है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से पुनः जो है बालकों की संख्या उतार लेंगे, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर देखिए नीचे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस का 5x है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है यानी कि गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस का 5x और यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। यानी कि जो है इस व्यंजक के जितने भी चिन्ह है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर का चिन्ह चेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिर 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद हो गया। अब 5x और 5x देखिए यहाँ पर 5x प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 9 माइनस का है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2x स्क्वायर माइनस 13 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
3,5,x,9,11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समांतर माध्य 7 दिया हुआ है और x का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं इनको जोड़ लीजिए। तो देखिए पद दिए हुए हैं 11 है, तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 5 25 हो जाएगा और 25 3 28 हो जाएगा। यानी कि पदों का योग कितना हो जाएगा, 28 प्लस x हो जाएगा। और देखिए जो है पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पद है देखिए 5, तो यहाँ बटे में 5 हो जाएगा। और समांतर माध्य 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा। यहाँ पर इसके बटे में 1 कर लीजिए तो यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x को एक तरफ रखेंगे और जो है 28 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 35 माइनस 28 हो जाएगा। और 35 में से 28 को घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यही 7 हमारा जो है x का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16 को 16 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16 तो x का मान लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए समानुपात में जब पद दिए होते हैं तो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर इसका और इसका गुणा किया जाए तो इसका गुणनफल जो आएगा वो इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर नियम लगा देंगे और जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, देखिए x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर देखिए 16 और 9 का गुणा करेंगे तो 16 नवैया 144 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए x को जो है यहाँ पर देखिए x का जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो रूट लगेगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 144 और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 12 आ जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x/3 प्लस x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। यानी कि यहाँ पर भी हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ पर देखिए 3 में 2 से गुणा किए हैं तब जो है 6 हुआ है, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। और देखिए 2 में 3 से गुणा किए हैं तब 6 हुआ है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर अंश में 2x प्लस 3x हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा। और बराबर में 10 है तो 10 रहेगा। अब क्या करेंगे, इस 10 को जो है उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ हो जाएगा 5x और 10 को उधर पक्षांतर करेंगे तो जो है 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो जो है 6 उधर जाएगा तो 10 के साथ में गुणा करेगा तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। और फिर 5 को भी उधर भेज देंगे तो 5 जो है इधर x के साथ में गुणा कर रहा तो उधर जाएगा तो भाग करेगा तो 60/5 हो जाएगा। और फिर 60 को 5 से भाग देंगे तो देखिए 12 पंचे 60 होता है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 12 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए। देखिए ऊपर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। और फिर जो है क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए चित्र भी बने हुए हैं। ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज हैं। देखिए AB जो है भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और इसकी दो भुजाएं नहीं दी हुई हैं और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो है एक जो है सर्वांगसम त्रिभुज सारी समरूप त्रिभुज की एक शर्त होती है कि जो संगत भुजाएं होती हैं वो संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। तो वही यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए BC अपान QR, देखिए BC भुजा ये है, BC अपान QR, देखिए इसके ये भुजा है संगत भुजा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, BC अपान QR बराबर AB अपान PQ। AB देखिए कौन सी है, AB ये है और PQ ये है, यानी कि इसके संगत भुजा ये हो जाएगी और इसके संगत भुजा ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है समानुपाती हैं। तो इस तरीके से लिख लेंगे अनुपात में। उसके बाद फिर इनका मान रख देंगे। तो यहाँ पर BC बराबर देखिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर रख देंगे और QR देखिए 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर रख देंगे। फिर AB जो है वो कितना है, देखिए AB 3 सेंटीमीटर है तो AB 3 सेंटीमीटर रख देंगे। और PQ हमको ज्ञात करना है क्योंकि PQ यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है। तो 3 भुजाएं दी हुई हैं, अब 3 भुजाओं में जो है 3 भुजाओं के मान रख देंगे और चौथी भुजा जो है इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा सबसे पहले करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा और 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और फिर इस 2 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। तो इधर देखिए गुणा कर रहा था तो उधर जाएगा भाग करेगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9/2 हो जाएगा। अब 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी कि 4.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 समीकरणें दी हुई हैं या कह लीजिए 2 सर्वसमीकाएं दी हुई हैं और इनमें से हमको सर्वसमीका और समीकरण छांटना है कि कौन सी सर्वसमीका है या कौन से समीकरण। हमको पहले से पता नहीं है कि कौन सी समीकरण है और कौन सी सर्वसमीका है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इससे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को हल करा चुके हैं। देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा और इधर भी 2x प्लस 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये सर्व समीका है क्योंकि इसके LHS और RHS बराबर हैं। और यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 है और यहाँ पर बराबर में x है। तो इसको जो है बराबर नहीं कहा जा सकता, या कह लीजिए कि ये बराबर नहीं है, इसके दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण। तो ऊपर वाली जो है वो हो जाएगी सर्वसमीका और नीचे वाली जो है ये 2 नंबर की ये हो जाएगी समीकरण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 83 के अंकों को अगर हम परस्पर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 3 आगे आ जाएगा और 8 पीछे चला जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। और कहा गया है फिर 38, यानी कि 38 को क्या करना है, यानी कि जो प्राप्त संख्या है, तो प्राप्त हुई संख्या कौन सी 38 है। 38 को मूल संख्या से घटाने पर, तो देखिए मूल संख्या हमारी 83 थी, तो 83 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण -4x प्लस 3 बराबर 6 -6x माइनस 18 को हल कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कल आप लोगों को हल करवाए हैं, यानी कि कल के वीडियो में क्वेश्चन था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो है जो चर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6x था, तो यहाँ पर देखिए 6x इधर ही रखेंगे और इधर जो है इसको पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। और इधर 3 प्लस का था तो इधर जो है 18 जो है उसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। और फिर जो है 18 और 3 को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 6x में से 4x घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। फिर x को एक तरफ रखेंगे और इस 2 को भी पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस का 21/2 हो जाएगा। देखिए जो ये माइनस वाला
2 है ये उधर जाएगा, तो जो है 21 के आगे चाहे माइनस लगा दीजिए और चाहे 2 के आगे माइनस लगा दीजिए, यानी कि बात एक ही है, चाहे ऊपर माइनस रखिए चाहे नीचे, आपका माइनस में आंसर आएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 21/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रख लेंगे। तो यहाँ पर 2 लंबाई देखिए 11 दी हुई तो 11 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई 8 दी हुई तो 8 लिख लेंगे, और गुणे ऊंचाई 5 दी हुई तो 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 का 2 से गुणा करेंगे तो 38 हो जाएगा, और गुणे में 5 है तो यहाँ पर 38 गुणे 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 से 38 का गुणा करेंगे तो 190 वर्ग मीटर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस 1/x बराबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो है स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे, देखिए ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो इधर हम स्क्वायर किए दे रहे हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा x² प्लस 1/x², और फिर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 2 केवल बचेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए इतने का हमको जो है मान ज्ञात करना है, इतने का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर केवल प्लस का 2 बचेगा। तो देखिए इस 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इतना ही अभी आया था, तो इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, और इसके जो है इसका मान जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर 2 का मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में से फिर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या को माइनस देखिए परिमेय संख्या को -7/9 -5/21 और 2/-3 आरोही क्रम में लिखे। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या को नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या दी हुई है 3, इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए आरोही क्रम में हम तभी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं जब जो है संख्या, जो परिमेय संख्या है इनके हर बराबर हो, क्योंकि जब तक हर बराबर नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इनके हर हैं, हरों का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9, 21 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, तो देखिए इनका लासा हो जाएगा 63। तो यहाँ पर देखिए जो है एलसीएम कितना आया है, 63 आया है, तो 63 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 का कितने से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है, एक मिनट देख लीजिए, 9 का कितने से गुणा करेंगे तो 63 होगा, तो 9 सते 63, यानी कि 7 से गुणा करने पर 63 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी 7 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सता 49 हो जाएगा। फिर 21 का किससे गुणा करेंगे तो 63 होगा, तो देखिए 21 तिहाई 63 होता है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और फिर 3 का कितने से गुणा करेंगे तो 63 होगा, तो 21 से गुणा करेंगे तब 63 होगा, तो ऊपर 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है यहाँ पर हर सबका 63 हो गया है, और ऊपर अंश में भी जो है गुणा कर दिए हैं, यानी कि जितने से गुणा नीचे किए हैं उतने से ही गुणा ऊपर कर दिए हैं। अब इन सभी को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस सभी संख्याओं के साथ में था, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी जो है कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर कॉमन में जो है माइनस है, अब कॉमन जो माइनस था उसको भी अंदर भेज देंगे और सभी संख्याओं को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 49/63 हो जाएगा, फिर माइनस का 15/63 हो जाएगा, और फिर माइनस का 42/63 हो जाएगा।
और देखिए अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तभी हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसमें देखेंगे, देखिए हर सबके बराबर हैं तो ऊपर अंश से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं अंश की हैं वो सभी माइनस में है। तो माइनस में आप लोगों को पता होगा कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है और जो बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और फिर जो है उसके बाद क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। और उसके बाद फिर देखिए 49 हो जाएगी। यानी कि सबसे जो है बड़ी संख्या 42 होगी, फिर उससे छोटी जो है क्या सॉरी 15 होगी, और फिर उससे छोटी जो है क्या होगी, 42 होगी, और फिर उससे छोटी जो है 49 होगी। तो यहाँ पर आरोही क्रम में हमको लिखना है, यानी कि हमको सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 49 होगी, फिर उससे बड़ी 42 वाली होगी, और फिर उससे बड़ी जो है 15 वाली होगी। तो इस प्रकार से ये आरोही क्रम हमारा हो जाएगा, यानी कि -49/63, फिर -42/63, और फिर -15/63। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वह कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी कि 429 वर्ष पहले जो है जन्म हुआ था। और जो है फिर वह जो है उनकी मृत्यु कब हुई, 348 ईसा पूर्व में। तो हमको क्या करना है कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहे ये निकालना है। तो हम यहाँ 429 में से 348 को घटा देंगे तो 81 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और फिर ब्रैकेट में है y माइनस जेड प्लस वाई, फिर z माइनस एक्स प्लस जेड, और फिर ब्रैकेट में है x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से इनको उतार लेंगे, उसके बाद फिर इनका अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए x का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स जेड हो जाएगा। यहाँ पर इस y का गुणा करेंगे तो वाई जेड, और माइनस का वाई एक्स हो जाएगा। फिर इस z का अंदर गुणा करेंगे तो जेड एक्स माइनस जेड वाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई प्लस का है और ये एक्स वाई माइनस का है, फिर यहाँ पर एक्स जेड माइनस का है और यहाँ पर एक्स जेड प्लस का है, फिर यहाँ पर देखिए वाई जेड प्लस का है और यहाँ पर वाई जो है वाई जेड माइनस का है। तो इस प्रकार से सभी पद कट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पीड दी हुई, स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल होता है। तो यहाँ पर चाल दी हुई है x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है x + 2 जो है घंटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी हमको निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पर चाल और समय का गुणा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ इस x का इसमें पूरे में गुणा करेंगे। तो देखिए x का x² से करेंगे तो x³ हो जाएगा, और फिर जो है x का 3x से करेंगे तो 3x² हो जाएगा, फिर x का 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर इस 2 का इसमें पूरे में गुणा कर देंगे तो देखिए 2x² हो जाएगा, फिर 2 का 3 में करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और फिर 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, फिर इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x³ था ऊपर, तो यहाँ पर x³ वाला और कोई पद नहीं तो x³ हो जाएगा, और फिर 3x² है और प्लस 2x² है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2x और 3x को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और फिर प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 5 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो है
एक्स प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 5 यानी कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। यहाँ पर देखिए इधर जो है बचेगा 2 और इधर जो है इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे और बाकी यहाँ से 1 बचेगा। तो 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 ही आएगा। तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 25 के साथ में माइनस करेगा। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2 हो जाएगा और 25 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 23 ही इसका मान हो जाएगा, यानी कि हमको x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी थी। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देते हैं। अगर कोई भी संख्या, वो चाहे ऐसे संख्या हो साधारण सी और चाहे परिमेय संख्या हो, जो संख्या दी हुई हो सिर्फ उसका चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस कर देते हैं और माइनस में है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर -9/11 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जो है प्लस का 9/11 हो जाएगा। और जब गुणात्मक प्रतिलोम हो तब क्या करते हैं, तब इनका जो है, इनका जो हर है, हर को अंश बना देते हैं और अंश को हर बना देते हैं, यानी कि जो है संख्याओं को पलट देते हैं। तो यहाँ पर 9/11 है, जैसे इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमको ज्ञात करना होता तो क्या हो जाता, 11/-9, यानी कि चिन्ह उसका नहीं चेंज होता, सिर्फ संख्याओं को पलट देते, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है तो यहाँ पर सिर्फ चिन्ह परिवर्तन कर देंगे बस। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए आधार हमको निकालना है, ऊंचाई दी हुई है 8 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर 48 लिख देंगे और आधार को आधार ही रखेंगे और ऊंचाई की जगह पर 8 रख देंगे। फिर देखिए आधार को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को जो है पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आधार के साथ में 8 गुणा कर रहा था तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, और 2 जो है भाग कर रहा था तो उधर जाएगा गुणा करेगा। तो इस प्रकार से अब इनको हल कर लेंगे तो 8 छंग 48 होता, तो ऊपर देखिए 6 आ जाएगा और फिर 6 के साथ में 2 गुणा करेगा तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि आधार कितना आ जाएगा, 12, और सेंटीमीटर में दिया है तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 ब्रैकेट के अंदर है, फिर माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर है -45, फिर भागे -15, फिर प्लस -3, फिर गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बोर्डमॉस रूल के हिसाब से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है माइनस का 5 है तो माइनस के 5 को ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। और उसके बाद फिर देखिए माइनस का 45 है तो माइनस का 45 भी ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और फिर जो है यहाँ पर देखिए जो है इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का 3 हो जाएगा। और जो है 5 के साथ में इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा। और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनका भाग कर लेंगे, क्योंकि भाग को पहले किया जाता है। तो 45/15 हो जाएगा। देखिए 45 जो है वो माइनस में है और 15 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो 15 × 45, तो देखिए
प्लस का 3 हो जाएगा, लेकिन आगे जो माइनस है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है तो यहाँ माइनस का 5 हो गया। फिर इतने का हल क्या हो जाएगा, इतना हल करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इतना हल करेंगे तो 5 3 15 माइनस का 15 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एक चिन्ह छूट गया है, यहाँ पर जो है माइनस होना चाहिए, जो कि जो है बुक में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो इस प्रकार से माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 15 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं। तो 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18 और 18 5 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस का 23 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पवन सीरीज के जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय आज के जो है वीडियो में हल करवा दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।